गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इंग्लिश ग्रामर का हम फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, क्लास 3 से लेकर और क्लास 8 तक अगर आप अपना ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर ओपन करते हैं तो आपको उसमें फर्स्ट हेडिंग मिलती है सेंटेंस, ठीक है। व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? आज तक आपने डेफिनेशन तो जरूर पढ़ी है सेंटेंस की कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, कि सेंटेंस से हमें ये पता लगता है कि सेंटेंस वाक्य के माध्यम से ही हम उसका कंप्लीट सेंस समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन बट ये बनता कैसे है, ठीक है ना। ग्रामर जो होती है, आपको पता है ग्रामर में सबसे मेन होता है सेंटेंस, कि आप सेंटेंस को अगर सिस्टम से, सेंटेंस को आप अगर सिस्टमैटिक ढंग से नहीं प्रेजेंट करेंगे तो सामने वाला जो पर्सन है, ठीक है, वो आपकी बात को नहीं समझ सकता। वो कब समझेगा? जब आपका सेंटेंस का कंप्लीट सेंस उसे समझ में आएगा कि आप उसे कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्लीट सेंटेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सेंटेंस जो है उसमें आपने देखा है कि डायरेक्ट सेंटेंस तो बनता नहीं है। सबसे पहले बेटा क्या आता है? सबसे पहले आप पढ़ते हैं A to Z अल्फ़ाबेट। जब आप नर्सरी में जाते हैं तो सबसे पहले आप A to Z क्या पढ़ते हो? अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो, ठीक है। अल्फ़ाबेट जब आपको पढ़ने आ जाते हैं उसके बाद आप क्या करते हो? उन्हीं अल्फ़ाबेट से वर्ड बनाते हो। क्या बनाते हो? उन्हीं अल्फ़ाबेट से वर्ड बनते हैं। वर्ड कैसे? जैसे सिट, कैट, बैट, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो मतलब अल्फ़ाबेट से हमने क्या बनाए? वर्ड्स बनाए, ठीक है। वर्ड के बाद हम बनाते हैं फ्रेज, ठीक है। ये मैं आपको जो ये सीक्वेंस बता रही हूँ, इस सीक्वेंस को आप ध्यान रखना। इसके बाद हम बनाते हैं फ्रेज, ठीक है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज में भी हमें ये देखता है कि फ्रेज किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। किसको कहेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे हुआ? कि जैसे अभी तक तो हमने यहाँ पे सिंगल वर्ड लिखा, सिट, कैट, बैट, बट अब मैं लिख रही हूं जैसे इन द बास्केट। अब यहां पर भी नहीं समझ आ रहा कि इन द बास्केट, जब तक इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है कि इन द बास्केट क्या है। बास्केट में वेजिटेबल है, बास्केट में बॉल है, बास्केट में क्या है हमें नहीं पता, आई डोंट नो। फिर भी हम यहाँ पर नहीं समझ पा रहे कि इसका कंप्लीट सेंस क्या है। कंप्लीट सेंस क्यों नहीं समझ पा रहे हम? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अभी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर शब्दों को जोड़ा गया है, बाकी उसे कंप्लीट सेंस नहीं दिया गया। अंडरस्टूड? इसके बाद फोर्थ स्टेप जो आता है वो फोर्थ स्टेप होता है क्लॉज। फोर्थ स्टेप क्या होता है? क्लॉज। क्लॉज में हम क्या करते हैं? क्लॉज में आता है, उसके अंदर हम उसमें क्या ऐड करेंगे? मीनिंग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? मीनिंग ऐड करेंगे। मीनिंग कैसे ऐड करेंगे? कि जैसे यहाँ पर हमने इन द बास्केट तो लिखा, लेकिन बास्केट में क्या है? फ्रूट है, वेजिटेबल है, बॉल है, नहीं पता, आई डोंट नो। बट यहाँ पर जैसे ही हम उसका मीनिंग ऐड कर देंगे कि वो बास्केट जो है वो फ्रूट से भरी हुई है या वेजिटेबल से भरी हुई है, तो हमें उसका कंप्लीट सेंस समझ में आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लोज में भी हमें उसका कंप्लीट सेंस नहीं समझ आता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम जैसे ही मीनिंगफुल, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ, समझ में आ रहा है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ हम मीनिंग ऐड करेंगे तो वह एक क्या बन जाएगा? कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, कंप्लीट सेंस, मेक अ कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस कंप्लीट कब हो रहा है? जब उसके अंदर ये सारे पार्ट ऐड होंगे। अंडरस्टूड? ऐड कैसे होंगे? कि सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट पता होने चाहिए, उसके बाद आपको उनसे वर्ड बनाने आने चाहिए। जब वर्ड आपको बनाने आते हैं, वर्ड आपको रीड करने आते हैं, वर्ड का मीनिंग आपको पता है, उसके बाद आप उन वर्ड्स के छोटे छोटे ग्रुप बनाते हो, स्मॉल ग्रुप बनाते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? मीनिंग ऐड कर रहे हैं। और जब हम उसमें मीनिंग ऐड करते हैं तो एक कंप्लीट क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर देखो बेटा कि
हमने एक डेफिनेशन पढ़ ली इसकी, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ठीक है, कि वाक्य जो है, ठीक है, वाक्य जो है वो शब्दों का समूह है जिसके माध्यम से हमें उसका कंप्लीट सेंस समझ में आता है या वो एक कंप्लीट सेंस बनाता है। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल, द किक्ड द बॉल, द किक्ड द बॉल। क्या आपको समझ में आया इसमें? हमने इसमें क्या नहीं जोड़ा, हमने ये इसमें मीनिंग ऐड नहीं है, इतना समझ में आ रहा है कि द किक द बॉल, कि बॉल को क्या करा है, किक करा है, इतना तो समझ में आ रहा है क्योंकि इतनी इंग्लिश हमें आती है कि हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट हम इसे ट्रांसलेट करेंगे ना तो ये मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है जब तक हमें ये नहीं पता कि बॉल को किक कौन कर रहा है, बॉल को किक कौन कर रहा है। कि किक तो हमने लिख दिया लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि बॉल को किक कर कौन रहा है, कोई एनिमल कर रहा है या कोई बच्चा कर रहा है या कोई लड़का कर रहा है या कोई लड़की कर रही है, वो ही है, शी है, इट है, वो है क्या, आई डोंट नो, वो आपको नहीं पता। वो आपको कब पता लगेगा, जब उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, उसके सब्जेक्ट को, उसके सब्जेक्ट को। आपने पढ़ा है ना कि ये फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट और बाकी का जो पार्ट होता है वो कहलाता है प्रेडिकेट। कि सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो वर्क किया कौन सा जा रहा है, वो क्या वर्क है, तभी आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ में आता है। एक सब्जेक्ट के माध्यम से आप नहीं समझ सकते जब तक उसके अंदर प्रेडिकेट ऐड नहीं किया जाएगा। ये भी हमने पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हो आप, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और सेंटेंस जो होते हैं वो बेटा ऐसा नहीं है कि हमने थर्ड में पढ़ लिए, फोर्थ में पढ़ लिए, हो गए, नहीं। जब आप 11th 12th में भी जाओगे ना तो ये चलता रहेगा, लेकिन बस क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्मेशंस है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। पहले आप इजी सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद वो सेंटेंस क्या होते जाएंगे, थोड़े थोड़े अकॉर्डिंग टू लेवल वो क्या होते जाएंगे, टफ होते जाएंगे, ताकि आप अच्छे से सेंटेंसेस बना सके। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर देखो कि जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, द किक द बॉल, द किक द बॉल, इसके अंदर क्या है, द फर्स्ट सेंटेंस कन्वे, द फर्स्ट सेंटेंस कन्वे। ध्यान से सुनना बेटा, वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं। द फर्स्ट सेंटेंस कन्वे नो सेंस एंड हिज अ ग्रुप ऑफ जम्पल्ड वर्ड। क्योंकि यहाँ पर जम्पल्ड वर्ड है इसलिए हमें इस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस ही किक्ड द बॉल, सेकेंड सेंटेंस क्यों आया, देखिए, द सेकेंड सेंटेंस कन्वेज अ प्रॉपर मीनिंग। सेकेंड सेंटेंस में हमें उसका प्रॉपर मीनिंग बताया जा रहा है जो हमें इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो पॉइंट टू रिमेंबर। अब ये सारी चीजें होने के बाद क्या ध्यान देते हैं हम कि सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने के साथ हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको याद रखना होता है। क्या करना होता है, उनको याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। अंडरस्टूड? याद रखना कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। ध्यान से सुनिए, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू किया जाता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इट इज द, इट एंड with a full stop, exclamation mark and question mark। ठीक है, जब भी हम हमारा सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें पंक्चुएशन मार्क्स जरूर लगाते हैं। जानते हो ना, पंक्चुएशन मार्क्स मीन्स विराम चिन्ह, क्योंकि उसी से हमें पता लग रहा है कि वह क्वेश्चन है, ठीक है, या वह कंप्लीट सेंटेंस हो चुका है। जैसे यहाँ पर है कि मैंने लिखा शी इज अ गर्ल, ठीक है, शी इज अ गर्ल या शी इज अ गुड गर्ल। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को अगर आप फर्स्ट लेटर ऐसे लिखेंगे, शी इज अ गुड गर्ल। अब ना आपने यहाँ फुल स्टॉप लगाया
तो जब तक आप इसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स का और कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस आपका क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। करेक्ट सेंटेंस लिखने के लिए हमेशा सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या बनेगा, कैपिटल लेटर बनेगा। और उसके साथ अगर वह क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अगर वह आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया है, वहाँ पर आपने अपनी बात खत्म कर दी है तो फुल स्टॉप हो जाएगा। और अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाएंगे। तो ये तीनों मार्क जो है वो आपको याद रखने हैं जिनका यूजेस सेंटेंस में किया जाता है। अंडरस्टूड। अब आप देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस दूँ, आज आपको एक एक्सरसाइज आएगी, आपके PDF आएगा एक्सरसाइज का होमवर्क में, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। ठीक, यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। उसके बाद बाकी के जो भी एक्सरसाइजेस आएंगी वो आपको अपने आप से करनी है और उसमें आपको पंक्चुएशन मार्क्स का प्लस कैपिटल लेटर का और सेंटेंस को अरेंज करने का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है द चेस्ट, ठीक है, द चेस्ट, द कैट, डॉग। ठीक है, ये सेंटेंस जम्पल्ड है, इसको हमें अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट लेटर मैंने आपको बताया कैपिटल बनेगा, द कैट, चेस्ट, द डॉग। अंडरस्टूड, ये सेंटेंस हो गया। इसी के साथ एक सेंटेंस और कि हमने इसको क्या करा, अरेंज करा। फर्स्ट लेटर हमने पहले कैपिटल बनाया, उसके बाद हमने सेंटेंस को अरेंज करा ताकि हमें उसका कंप्लीट सेंस समझ में आए और उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस होने के बाद हमने वहाँ पर फुल स्टॉप लगाया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका माय आई grandparents visited yesterday। ठीक है, ये भी आपको पता है जम्पल्ड है, इसको भी हमें अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, आई, तो आ गया आई। ठीक है, फिर आती है उसकी वर्ब। यहाँ पर वर्ब क्या है, विजिट। ठीक है, तो यहाँ आ गया आई विजिटेड, आई विजिटेड। ठीक है, उसके बाद कौन कर रहा है विजिट, ऑब्जेक्ट क्या है, माय ग्रैंड पेरेंट्स। कौन है, माय ग्रैंड पेरेंट्स। समय दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है, वो टाइम कब का है, यस्टरडे का। तो यहाँ आपको फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जब हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं तो हम ध्यान देंगे, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, प्लस उसकी आती है वर्ब, प्लस उसकी आता है ऑब्जेक्ट, और अगर आपको कोई टाइम दे रखा है तो उसके बाद उसका टाइम ऐड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके साथ वर्ब के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ होता है। ठीक है, अगर वो सेंटेंस पास्ट का है, फ्यूचर का है, कंटिन्यूस का है, परफेक्ट का है, कंटिन्यूस परफेक्ट का है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूजेस भी होता है। 6, 7, 8 के बच्चे इजीली इसे समझ सकते हैं क्योंकि उन्हें हेल्पिंग वर्ब करवाई हुई है। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बच्चे इस चीज़ को नहीं समझेंगे अभी। उन्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर आप सेंटेंस को अरेंज करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन टाइम। ठीक है, या दे। तो ये एक जो सेंटेंस का इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको बताया है। सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, सेंटेंस का टॉपिक। अब ये तो सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज़ अ सेंटेंस। अब आपको मैं ये बताऊंगी कल के वीडियो में कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस
किसका है, या कौन सा सेंटेंस कौन सा है, वो अफर्मेटिव है, वो इम्परेटिव है, या वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये सारे पॉइंट आप कब समझेंगे, जब स्टेप बाय स्टेप आप सेंटेंस को समझेंगे। डायरेक्टली अगर आपको समझा दें कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब बच्चों को सेंटेंस के अंदर क्या याद रखना है कि सेंटेंस को अरेंज करते वक्त आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है। अंडरस्टूड? जिस तरह से अभी हमने किया कि यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट है, विजिट उसकी वर्ब है, माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑब्जेक्ट और यस्टरडे जो आ गया वहाँ उसका दिन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से 10 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे वर्कशीट आपको PDF बनाकर, और 10 सेंटेंसेस को अरेंज करके आपको होमवर्क में सबमिट कराना है। इसी वीडियो को कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे का पार्ट मैं कल आपको पढ़ाऊँगी। तो अच्छे से आप इसे समझिएगा, और अगर आपने सेंटेंस को अभी से अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जैसे ये सेंटेंसेस टफ होते जाएंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू।